नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। पिछली कक्षा में हमने बाल विकास किया था और आज हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास पढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। आप बताएं कि पेंसिल और पेन में क्या फ़र्क होता है। आप आसानी से बता सकते हैं इसका अंतर, लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछती हूँ कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। सामान्यतः क्या होता है कि जो चीज़ें नॉर्मल रूप से एक दूसरे से भिन्न होती हैं वो तो हम आसानी से बता देते हैं, लेकिन जो चीज़ें एक जैसी होती हैं उनको थोड़ा सा अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अभी हम वृद्धि और विकास पढ़ेंगे और मेरे को लगता है कि आपकी ये वीडियो देखने के बाद अभिवृद्धि और विकास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसमें आसानी से डिफरेंस कर सकेंगे। और स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। यूनिट 1। तो रीड क्लास में जो हमारी यूनिट 1 है बाल विकास के अंतर्गत, फर्स्ट उसके अंदर बाल विकास ही है और उसके बाद उसके अंदर टॉपिक है हमारा वृद्धि और विकास की संकल्पना। तो हम वृद्धि और विकास करेंगे, उसके बाद विकास के नियम, और ये हमारे पॉइंट है जिसमें से हम ये करने जा रहे हैं, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। अब वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, संकल्पना क्या होता है? संकल्पना माने कॉन्सेप्ट। अब आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि, जिसको हम इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ, और इधर हमारा विकास, विकास डेवलपमेंट, LOPMENT डेवलपमेंट। लो जी, तो उससे पहले हम करते हैं, मान लो ये एक वृद्धि का क्षेत्र है, वृद्धि का डोमेन है। तो अगर ये वृद्धि है ना तो ये विकास होगा, अगर ये वृद्धि है तो ये विकास। मैंने लिख दिया वृद्धि, ये विकास। वृद्धि आपको दिख रहा होगा, वृद्धि का एरिया छोटा है, जबकि जो हमारा विकास है इसका एरिया क्या है? बड़ा है। हाँ, लेकिन जो ये वृद्धि है वो विकास के अंतर्गत आ रही है, ना कि विकास वृद्धि के अंतर्गत। ये भी दो बात क्लियर होगी आपको। अब एक जो वृद्धि का एरिया भी छोटा है और इसके साथ साथ वृद्धि के अंदर कुछ कमी पक्ष आते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे शारीरिक पक्ष और शारीरिक पक्ष हो गया बस। और जबकि जो हमारा विकास है ना, इसके अंतर्गत वृद्धि आ रही है, इसलिए इसमें शारीरिक पक्ष भी आता है और अन्य पक्ष भी आते हैं। तो ये आपको पता लग गया कि ये हमारा वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट। अब हम इनको करेंगे, जो हमारे मुश्किल से नियम होते हैं ना, जो हमने बुक्स वगैरह में पढ़े हैं, इसी जो ये हमने डायग्राम बनाया इसके अंतर्गत ही हमारे वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट जो आपने सबने पढ़ा है, वृद्धि क्या है? शारीरिक, शारीरिक पक्ष से संबंधित है, ये हो गया। जबकि जो हमारा विकास है, क्योंकि आपने अभी मैंने जो डायग्राम बनाया उसके अंतर्गत आपने क्या देखा कि वृद्धि विकास के अंतर्गत ही आ रही है ना, तो इसीलिए वृद्धि तो शारीरिक पक्ष है, जबकि विकास क्या होगा? ये भी शारीरिक तो होगा ही, क्योंकि इसमें वृद्धि आ रही है, इसलिए शारीरिक पक्ष है इसके अंतर्गत। और इसमें मानसिक पक्ष भी इसी में आएगा, मानसिक पक्ष। इसके साथ साथ सामाजिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष भी इसी में ही आएगा, संवेगात्मक पक्ष। अब इसी के साथ साथ ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड। अब आपने ये देखा कि वृद्धि क्या है? शारीरिक है, ठीक है। तो ये वृद्धि का सेकंड पॉइंट हुआ, यह एक पक्षीय होती है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है? शारीरिक पक्ष से संबंधित है ना, तो ये एक पक्षीय होती है, वृद्धि एक पक्षीय होती है। जबकि विकास हमारा क्या होता है? बहुपक्षीय होता है, बहुपक्षीय होता है। ये भी हो गया हमारा पॉइंट। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है।
वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है। यही जो विकास है हमारा, ये जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि हमारी कुछ समय तक बाद रुक जाती है। अब ये कैसे? देखो, जब आपने शिशु को देखा, शिशु, फिर उसके बाद वो बालक, बालक से वयस्क, वयस्क से वृद्ध, तो उसमें जो शारीरिक पक्ष थे, उसके अंदर जो विकास हो रहा था या उसकी वृद्धि हो रही थी, वो कब तक हो रही थी? वृद्धि मतलब उसकी ग्रोथ कब तक हो रही थी? सिर्फ किशोरावस्था, या आप ज़्यादातर कह देते हो युवावस्था तक, बस। उसके बाद तो नहीं। ऐसा नहीं आपने कभी देखा होगा कि आपके दादाजी, पहले दादाजी की हाइट इतनी थी, अब इतनी और बढ़ गई 2 सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता। तो इसीलिए जो वृद्धि है वो कुछ समय पश्चात रुक जाती है, और ये कब रुकती है? किशोरावस्था तक रुक जाती है। और जो ये हमारा विकास है, ये जीवन पर्यंत चलता है। ये तो जब तक मृत्यु नहीं होती ना, तब तक ये चलता रहता है। ये हो गया हमारा विकास। अभी हमारा एक 4th पॉइंट है, जो ये वृद्धि होती है ना, ये मात्रात्मक पक्ष से संबंधित होती है। ये मात्रात्मक होती है, जबकि विकास हमारा क्या होता है? मात्रात्मक तो होता ही है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या आती है? वृद्धि आती है। मात्रात्मक और गुणात्मक भी होता है, गुणात्मक। अब ये मात्रात्मक क्या होता है और गुणात्मक क्या होता है? मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी, और गुणात्मक मतलब क्वालिटी। मात्रात्मक का मतलब आप ये भी ले सकते हो, हाइट में वृद्धि होना और वेट में वृद्धि होना। तो ये सब क्या है? वृद्धि से संबंधित है, जिसके अंदर हमारी क्या हो रही है? मात्रा बढ़ रही है, जिसको हम माप सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सब मात्रात्मक में आ जाते हैं। जबकि गुणात्मक में वृद्धि, जो कि हमारा विकास है, वो गुणात्मक है, वृद्धि हमारी गुणात्मक नहीं है। तो विकास के अंतर्गत गुणात्मक पक्ष आता है। अब ये गुणात्मक पक्ष क्या होता है? जो ये हमारे मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष है ना, ये सभी गुणात्मक पक्ष ही हैं। ये गुणात्मक कैसे हैं? क्योंकि इनको हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। आप शारीरिक पक्ष को तो कह देते हो कि हाइट आपकी भाई 2 इंच बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, ठीक है, लेकिन क्या आप मानसिक रूप में कह सकते हो कि आपकी 250 ग्राम बुद्धि बढ़ गई या इतनी होगी? या फिर सामाजिक पक्ष में आपके इतने 250 मित्र हैं, या फिर ये आप नहीं कह सकते हो। वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें क्या होती हैं? गुणात्मक होती हैं। मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक पक्ष सभी गुणात्मक होते हैं, और जो हमारा शारीरिक पक्ष होता है, ये हमारा मात्रात्मक होता है, क्योंकि इसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ये हो गया हमारा एक पक्ष। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ज़्यादातर बच्चों ने देखा नहीं होता है या सुना नहीं होता है। आप पढ़ने वाले हो, आपने सुना होगा। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट, ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट, विवृद्धि सूचक। जो हमारी वृद्धि होती है ना, ये विवृद्धि सूचक होती है, विवृद्धि सूचक। जबकि जो हमारा विकास होता है ना, ये विवृद्धि सूचक तो होगा ही, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या आती है? वृद्धि आती है, विवृद्धि सूचक। और इसके साथ साथ और हानि सूचक, हानि सूचक भी होता है। अब ये विवृद्धि और हानि सूचक का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे वृद्धि, आप नाम ही पढ़ रहे हो, वृद्धि, अभिवृद्धि, ग्रोथ, तो इसके अंतर्गत क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, सही है। तो वृद्धि का नाम ही जब वृद्धि है, तो इसलिए हमने कह दिया विवृद्धि, ये भी आप मान सकते हो। और हानि, विकास के अंदर हानि क्यों आ रही है, ये हम देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आएगा। देखिए कैसे है ये विवृद्धि सूचक और हानि सूचक। बहुपक्षीय, ये सब आपको समझ में आ गया। तो वृद्धि हमारी क्या होती है? वृद्धि सूचक होती है। देखिए कैसे, सबसे पहले शिशु, शिशु के बाद बालक, बालक के बाद वयस्क, और वयस्क के बाद वृद्ध। यही होती है हमारी अवस्थाएं। अब जब ये शिशु होता है, तो उसकी ग्रोथ कितनी होती है? स्पीड से होती है। मान लिया ये लो भाई होगी ग्रोथ। अब ये बालक है, ग्रोथ माने वृद्धि। जब बालक होते हैं तब आप ज़्यादातर बालकों को देखते हो ना, आप कब से देख रहे हो, 5-2-3 साल हो गए, उतना का उतना ही दिखता है ना। तो बालकों में धीरे धीरे ग्रोथ होती है, थोड़ी सी। चलो हमने इसको थोड़ा स्लो कर दिया। फिर वयस्क एकदम से
देख तो एकदम से इतना बड़ा हो गया। तो जब कोई किशोर होता है, ठीक है भाई ये वृद्ध हो गया, सॉरी वृद्धि होगी, उसके बाद जब वृद्धावस्था आ रही है उसके बाद हमारा विकास क्या, वृद्धि क्या हो रही है, रुक रही है। लो भाई ये रुक गई, मतलब वृद्धि हमारी वयस्क अवस्था तक जाकर रुक गई। ये हमारा हो गया मैप। तो ग्रोथ क्या हो रही है, पॉजिटिव है सिर्फ, इसमें कुछ नेगेटिव तो नहीं हो रहा ना, हानि तो नहीं हो रही। अभी हम विकास देखते हैं, यही सेम, शिशु, बालक, वयस्क और वृद्ध। सेम वैसे ही पहले तेज़ी से ग्रोथ हुई, फिर थोड़ी स्लो मोशन में, उसके बाद फिर से तेज़ी से, और फिर अब विकास क्या है। जैसे आपने दादाजी से पूछा होगा, दादाजी कहते हैं चश्मा कहीं रख के भूल गया, होता उनके सिर पर ही है। तो ये सब चीज़ें अगर उनका मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो रहे हैं, संवेगात्मक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, और सामाजिक पक्ष से कहते हैं ना, एक वृद्ध होता है वो एक शिशु के समान ही होने लग जाता है, शिशु ही होता है। तो कुछ ना कुछ, अब पहले वृद्धि हो रही थी, अब लॉस होने लग गया। किस में लॉस हुआ, हाइट में तो नहीं लॉस हुआ ना, पहले कम तो नहीं हुई उनकी, वो तो उतनी है, लेकिन उनके जो सामाजिक मानसिक, या आप विकास की बात कर सकते हो, उसमें लॉस हो रहा है। तो इसीलिए इसमें अब क्या होने लग गया, लॉस, मतलब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो विकास है ना, वो क्या करता है, पॉजिटिव भी होता है उसमें और नेगेटिव भी। इस पॉजिटिव नेगेटिव को ही क्या कहा गया है, विवृद्धि सूचक और हानि सूचक। तो हमारी वृद्धि में तो सिर्फ क्योंकि हमारी वृद्धि होती कहाँ तक है, वयस्कावस्था तक ही होती है। इसीलिए जो ये वयस्कावस्था होती है, इसी कारण इसे विवृद्धि सूचक कहते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, लाभ ही होता है, लाभ कम, विवृद्धि भी कह सकते हैं। और जबकि जो हमारा विकास है ये हमारा वृद्ध अवस्था तक या फिर मृत्यु तक चलता है, इसलिए इसमें तो भाई पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। इसीलिए जो ये हमारा विकास है वो विवृद्धि सूचक और हानि सूचक दोनों ही होता है। अब इसी पॉइंट को एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कि, जैसे कि ये 6 पॉइंट रचनात्मक, कह सकते हैं कि जो हमारी वृद्धि है वो क्या होती है, रचनात्मक होती है, जबकि जो हमारा विकास होता है वो विकास रचनात्मक तो होता ही है, इसके साथ साथ विनाशात्मक भी होता है, विनाशात्मक भी होता है। अब ये छोटे मोटे पॉइंट और होते हैं भी, जो वृद्धि होती है वो बाह्य पक्ष से संबंधित होती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वृद्धि एक शारीरिक पक्ष से संबंधित है और शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, इसीलिए वृद्धि क्या होती है, बाह्य पक्ष से संबंधित होती है। जबकि जो हमारा विकास होता है, पॉइंट भी लिख ही देते हैं, 7th पॉइंट, वृद्धि हमारी बाह्य पक्ष से संबंधित होती है, जबकि विकास हमारा बाह्य पक्ष से तो संबंधित होता ही है, इसके साथ साथ एवं आंतरिक पक्ष से भी संबंधित होता है। आंतरिक पक्ष, ये हो गया हमारा अभिवृद्धि और विकास की संकल्पना। संकल्पना माने कॉन्सेप्ट। जो ये संकल्पना शब्द है ना, ये हमारा साइकोलॉजी का शब्द है, साइकोलॉजी की खुद की भी भाषा होती है। आपको ये शब्द जितने ज़्यादा याद होंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी या विकास होगा। तो अभी चलते हैं हम विकास के नियम। विकास के नियम, जिसमें हमारा फर्स्ट नियम है क्रमबद्धता का नियम। अब ये क्रमबद्धता का नियम क्या होता है?
जो हमारा विकास होता है ना वो क्रमबद्ध रूप से चलता है, एक सीक्वेंस से चलता है। जैसे कि पहले शैशवावस्था होती है, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद वयस्कावस्था और लास्ट में हमारी वृद्धावस्था। आपने ऐसे तो कभी नहीं देखा कोई पहले वृद्ध हो गया उसके बाद बालक हो गया, मतलब उसकी एज में, अवस्था के अंतर्गत, फिर वो शिशु में बदल गया, या ऐसा कुछ तो नहीं होता। ये एक सीक्वेंस है ना कि शैशवावस्था के बाद क्या आएगी, बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद में वयस्कावस्था। तो इसे ही क्या कहा गया है, क्रमबद्धता का नियम। हो गया, ये आपको समझ आ गया। तो इसके अंतर्गत हम लिख देते हैं शिशु, उसके बाद बालक, फिर वयस्क और फिर वृद्ध। ये हमारा सिंपल सा पहला नियम। उसके बाद हमारा दूसरा नियम, सतत विकास का नियम। सतत विकास का नियम। अब ये क्या है सतत विकास का नियम? इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारा विकास होता है ना वो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। ऐसे नहीं है कि कभी रुक गया फिर उसके बाद में थोड़े टाइम बाद फिर से शुरू हो गया, ये नहीं होता, ये होता ही रहता है। आज भी आप में, जब आप वीडियो देख रहे हो, मैं बना रही हूँ, तब भी विकास हो रहा है आप में और हम में, तो सब में विकास हो रहा है, कभी भी विकास रुकता नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कभी तेज़ हो गया कभी धीरे हो गया, ये हो सकता है। कैसे, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। जब शैशवावस्था थी तब विकास क्या चल रहा था, स्पीड में चल रहा था। उसके बाद विकास बाल्यावस्था में जाकर स्लो हो गया, उसके बाद वयस्कावस्था में फिर से क्या हो गया, तेज़ हो गया, और फिर वृद्ध में फिर से स्लो हो गया। तो विकास तो हो रहा है ना, कभी धीरे कभी तेज़, कभी धीरे कभी तेज़। तो कभी तेज़ कभी धीरे, कभी तेज़ कभी धीरे, ये सतत विकास का नियम। अब हमारा तीसरा नियम, सिंपल सा नियम है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। अब सामान्य से विशिष्ट क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है काफ़ी बार कि विकास हमारा क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका सीधा सा आंसर है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्यों होता है, अब ये समझो कैसे। देखो, सबसे पहले बालक है तो वो क्या करता है कि पहले बैठना सीखता है या अपने आप पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद चलना सीखता है, फिर उसके बाद दौड़ना सीखता है और साइकिल चलाना सीखता है। साइकिल भी कैसे, एक हाथ पहले सीधा ही वो टायरों वाली चलानी सीखता है, ट्राई साइकिल कहते हैं। उसके बाद दूसरी, और ऐसे करके वो धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आ जाता है दोनों हाथ उठा लेता है और फिर साइकिल चलाने लगता है, फ़ोन पे बात करते साइकिल चलाने लगता है। तो ये सब बातें हो रही हैं, फिर क्या कुछ चलाने लगता है। तो ये विशिष्टता बढ़ती जा रही है ना, पहले सामान्य फिर उसके बाद विशिष्टता और ही ज़्यादा बढ़ती जाती रहती है। तो इसीलिए जो विकास का हमारा नियम है ये यही है, सामान्य से विशिष्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, बच्चे कर देते विशिष्ट से सामान्य, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझ गए ना। अब हमारा चौथा नियम, विकास के विकास की दिशा का नियम। जो ये विकास है ना, इसकी जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। कैसे, दो प्रकार की नियम होते हैं इसके अंतर्गत भी, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपरों में। एचटेट में ज़्यादातर ये पहले वाला पूछा गया है, 2019 एचटेट में क्वेश्चन ये आया है, सीफेलोकोडल। मैं इसको हिंदी में भी लिख सकती थी या इंग्लिश में भी लिख सकती थी, इंग्लिश, लेकिन क्यों नहीं लिखा, आप ऐसे याद करो, आपको आसानी से याद हो जाएगा, सीफेलोकोडल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सिर से पैर। अब मैंने लिख तो ये दिया, लेकिन आपको याद यही करना है, सीफेलोकोडल। क्यों, क्योंकि ये ना ज़्यादातर क्या करते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है सीफेलोकोडल,
इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा होता है, तो ये सिर से पैर कहीं लिखा ही नहीं होता, फिर हमें दिखता नहीं है, इसलिए या फिर हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, हमें क्वेश्चन आता भी होता है फिर भी। तो आपको याद रखना है सिफेलोकोडल, सिर से पैर। एक और है, ये पहले आपको यही बताती हूँ, सिफेलोकोडल। मान लो ये एक बालक है या शिशु है, मानने में क्या जाता है, सबसे पहले इस शिशु का सिर विकसित होगा, उसके बाद उसका धड़ और फिर पैर। तो ये क्रम है, कौन सा क्रम है, सिर से पैर की तरफ का क्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, सिफेलोकोडल। हो गया। उसके बाद हमारा एक दूसरा नियम है, प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल। हिंदी में से कहते हैं केंद्र से परिधि या अंदर से बाहर का नियम। अब ये क्या है, फिर से मान लो ये बालक है। अब एक तो जो हमारे विकास की दिशा है, एक तो ऐसे चलती है सिर से पैर की ओर, और दूसरा जो हमारी चलती है वो कैसे चलती है, अंदर से बाहर की ओर। सबसे पहले बालक अपने धड़ पर नियंत्रण सीखेगा, उसके बाद या उसका विकास होगा उसका, फिर क्या होगा, उसके हाथों का विकास होगा, और लास्ट में जाके उसकी अंगुलियों का विकास होगा। तो कैसे हो रहा है ये विकास, धड़ से मतलब अंदर से बाहर की ओर। तो ये दो प्रकार का विकास हो रहा है, सिर से पैर की ओर और अंदर से बाहर की ओर। जो सिर से पैर की ओर विकास होता है उसे क्या कहते हैं, सिफेलोकोडल। 3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। प्रोक्सिमो डिस्टल, ये हो गया अंदर से बाहर की ओर। ये हमारा था विकास की दिशा का नियम। आप 1-2 बार पढ़ोगे आसानी से इसको याद हो जाएगा। अगला हमारा नियम है 5वां नियम, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। अब ये व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम क्या होगा, आपने बालकों को देखा होगा वो कैसे होते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, मंद होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं, कई सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, और कई प्रबल या प्रखर या प्रतिभाशाली, जीनियस। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व या अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हमारे समाज में पाए जाते हैं। तो इन सभी को हम कहना चाहेंगे, हमारी जो साइकोलॉजी की भाषा उसमें क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता। बस, तो जो विकास है हमारा वो सभी में अलग अलग पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है सब में। ये हो गया हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। अगला है हमारा विकास की गति में भिन्नता का नियम। अब विकास की गति में भिन्नता का नियम क्या होता है, मैंने इससे पहले आपको ये बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता का नियम, कुछ बालक मंदबुद्धि होते हैं, सामान्य होते हैं और प्रबल होते हैं। अब जो मंदबुद्धि बालक होंगे, आप सोचो कि वो जल्दी बोलना सीखेंगे प्रबल बालकों की अपेक्षा, सामान्य बालकों की अपेक्षा, या लेट। सिंपल सी बात है, लेट। तो इसी प्रकार जो ये हमारा विकास है उसकी जो गति है सब में अलग अलग है। कैसे अलग है, जो मंदबुद्धि बालक है वो धीरे धीरे सीखेगा, जबकि जो हमारा सामान्य वो नॉर्मल सीख लेगा, जबकि जो हमारा प्रतिभाशाली है वो जल्दी सीख लेगा। सबकी गति या दर आप कह सकते हो सीखने की भिन्न भिन्न है। तो इसीलिए इसे दर में भिन्नता का नियम भी कह देते हैं, गति को दर भी कहते हैं, और गति। अगला हमारा नियम है 7वां नियम, वंशक्रम एवं वातावरण का नियम। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारा विकास होता है या व्यक्ति इक्वल टू वंशक्रम इनटू वातावरण। ये हमारा वातावरण
या वंशक्रम, वातावरण और विकास का एक नियम है जिसे आपको याद रखना है। अब ये ऐसे तो कोई नहीं पूछेगा कि भाई इसका मल्टीपल होता है, गुना होता है, या ये नियम बताओ। लेकिन हाँ, लैंग्वेज जो होगी वो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। कैसे? कि जो हमारा व्यक्ति में विकास होता है वो वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है या फिर उनका योग होता है। तो हमें क्या बताना है कि गुणनफल होता है। देखो यहाँ गुणनफल लिखा है ना, ठीक है। अगला हमारा, अब इसको क्लियर हम अगली क्लास में और अच्छे से करेंगे। अगला हमारा नियम है विकास की भविष्यवाणी का नियम। विकास में भी भविष्यवाणी होती है। कैसे? आप सबने बाहुबली फिल्म जरूर देखी होगी। उसके अंतर्गत क्या होता है कि वो जो बाहुबली एक बच्चा होता है, वो अपनी जब मम्मी की उंगली पकड़ता है तो उसे कस के पकड़ लेता है। जब वो छुड़ाने की कोशिश करती है उससे छूटती नहीं है, तो उसको कह देती है भाई तो बड़ा होकर बाहुबली बनेगा। तो वो वैसा ही होता है। तो यही विकास का हमारा क्या है, भविष्यवाणी का नियम है। विकास की क्या होती है कि ना, एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि भी ये बालक ऐसा है तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा है तो ऐसा बनेगा। ये ही हमारा विकास की भविष्यवाणी का नियम है। एक और नियम है जो हमारा इम्पोर्टेंट है, लास्ट 9वां नियम, वर्तुलाकार का नियम। विकास रेखीय नहीं होता है। विकास रेखीय नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब ऐसे नहीं है कि किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो सिर्फ उसकी हाइट ही बढ़ रही है, उसके अंदर और भी ग्रोथ हो रहे हैं ना, जैसे कि मानसिक, सामाजिक। तो ये सब क्या हो रहा है, जो विकास है वो सभी को लेके चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना कि ऐसे जो विकास हो रहा है वो ऐसे करके हो रहा है। वर्तुलाकार से आप समझ सकते हो विकास ऐसे, उसकी वृद्धि हो रही है, उसकी ग्रोथ भी हो रही है, साथ में उसके अन्य पक्ष, जैसे वो थोड़ा मोटा भी हो रहा होगा, थोड़ा मानसिक पक्ष भी उसका मजबूत हो रहा है, सामाजिक पक्ष भी मजबूत है, सभी पक्षों को लेकर चल रहा है ना विकास। इसीलिए इसको क्या कहा गया, जो हमारा विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है, ना कि रेखीय, ना कि लंबवत। लंबवत भी नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। एक और नियम है वो भी करते हैं। दसवां नियम है हमारा परस्पर संबंध का नियम। जो हमारा विकास होता है वो सभी पक्षों को साथ लेके चलता है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इन सभी पक्षों को साथ लेकर चल रहा है ना, तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं, परस्पर संबंध का नियम भी कहते हैं। जो हमारा विकास है वो परस्पर संबंध का नियम भी इसके अंतर्गत ही आता है। हो गया। अगला हमारा एक और पॉइंट है 11वां, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अपने अपने खतरे होते हैं। अपने अपने खतरे होते हैं। ये नियम भी इम्पोर्टेंट है। अब ये विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी होती हैं, वही शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। अब इन सब के अपने अपने खतरे होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि सबसे पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो शिशु होता है वो एक दूसरे पर आश्रित होता है, किसी ना किसी पर आश्रित होता है, इसलिए उसके खतरा तो सबसे बड़ा खतरा तो वही हुआ कि उसको इतना ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला ये। बाल्यावस्था,
बाल्यावस्था के अंतर्गत जो बालक होता है वो ज़्यादा सामाजिक नहीं होता है, कम ही होता है, अपनी बात माता पिता को बताने में थोड़े संकोच करता है। उसी प्रकार जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था तो आप सभी को पता है कि इसके अंदर संवेगात्मक तूफान की और पता नहीं किस किस की अवस्था कहते हैं, तो ये तो खुद ही एक खतरा है। और लास्ट में जो हमारी वृद्धावस्था है वो एक शिशु की तरह ही है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, उनके भी अलग खतरे हैं। इसीलिए विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उनके अपने अपने खतरे होते हैं, जिसे हमें जो बाल विकास पढ़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक पढ़ रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो ये हुई हमारी बाल विकास की 3rd वीडियो। हमारी 2 वीडियो पहले बन चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाएं और उनको देखें। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।